हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक लॉज के बारे में। नेटवर्क थ्योरी के बेसिक लॉज क्या क्या होते, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है आज हम इस लेक्चर में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, हमने पहले क्या देखा था इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था करंट क्या है। जब हमने करंट की बात की थी तो हमने कहा था इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और इसको मैथमेटिकली डिफाइन किए थे I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है। इसके बाद हमने डिफाइन किया था वोल्टेज को। वोल्टेज को कहा था इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, और बी से ए मूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को हमने वी ए बी वोल्टेज कहा, और इसको बोला डीई बाय डी क्यू। ठीक है। ये कहां से कहा था? बी से ए के लिए। ठीक है। इसके बाद हमने डिफाइन किया पावर। पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। पावर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, और इसका हमने करंट और वोल्टेज के साथ रिलेशन बताए थे। वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है। इसकी यूनिट्स है एम्पियर्स, ये है वोल्ट्स, और ये है वैट्स। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था आरएमएस और एवरेज वैल्यू क्या है। एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू हम तब कंसीडर करते हैं जब हमारे पास टाइम वेरिंग सिग्नल हो। टाइम वेरिंग सिग्नल की डीसी वैल्यू ही एवरेज वैल्यू होती है। इसको डिफाइन करते हैं दिस इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड एक्स ऑफ टी डी टी। ये क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, स्टैंडर्ड वेवफॉर्म्स की एवरेज वैल्यू निकाली थी, और एक टेबुलर फॉर्मेट में इसको कंक्लूड किया था। इसके बाद आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या है? वो डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू जो सेम एवरेज पावर दे जितना एक टाइम वेरिंग सिग्नल एवरेज पावर डिलीवर करता है। इसी को हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं या फिर इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। इसका भी डेरिवेशन हमने किया था, यहां मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं 1/t इंटीग्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड एक्स स्क्वायर ऑफ टी dt. This is RMS value of x of t. ठीक है। अब अब हम आते हैं बेसिक लॉज के टर्मिनोलॉजीज पे। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजीज है वो है ब्रांच। एक नेटवर्क थ्योरी में ब्रांच क्या सिग्निफाई करता है? ब्रांच इज नथिंग बट एनी टू टर्मिनल एलिमेंट इन द नेटवर्क। एक गिवन नेटवर्क में जो टू टर्मिनल एलिमेंट हो उसी को हम ब्रांच कहते हैं। ठीक है। तो एनी टू टर्मिनल एलिमेंट
in the network is called as branch. ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं और इसी एग्जाम्पल से हम बाकी टर्मिनोलॉजीज को भी डिफाइन करेंगे। ये कोई टू टर्मिनल एलिमेंट्स है और ये क्या एलिमेंट्स है इसकी हमें अभी नीड नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट्स के बारे में जानने की अभी नीड नहीं है। एलिमेंट्स के बारे में डिटेल हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करेंगे और वोल्टेज सोर्सेस एंड करंट सोर्सेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी के लिए हम ये चाहते हैं कि बिना उस एलिमेंट के बारे में पता करे क्या हम ब्रांच बता सकते हैं? मान लो ये कोई डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है, ये भी, ये सब टू टर्मिनल डिवाइस है या फिर टू टर्मिनल एलिमेंट्स है। अगर मैं कहूं इस नेटवर्क में कितने ब्रांचेस है, तो ये ब्रांच 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस नेटवर्क में नंबर ऑफ ब्रांचेस 5 है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। ब्रांच, कोई भी टू टर्मिनल एलिमेंट एक नेटवर्क में ब्रांच कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं नोड पे। नोड इज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस। ठीक है, इट इज द पॉइंट वेयर टू और मोर ब्रांचेस आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, it is the point of interconnection of two or more branches। ठीक है, अब सेम नेटवर्क लेते हैं फिर से। सेम नेटवर्क ले रहे हैं ताकि एनालिसिस के लिए इजी हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करें और कितने नोड्स है आप एक बार काउंट करें। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया था एंड कितने नोड्स है काउंट किए थे। देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दो ब्रांचेस का इंटरकनेक्शन है। ये नोड 1, ये नोड 2, ये नोड 3, ये नोड 4, दिस इज 5, 6, 7 एंड 8। तो इस नेटवर्क में कितने नोड्स है? नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब अगर आपका आंसर 8 आया है तो ऐसा एक सर्कल बनाइए
और इस पे क्रॉस मारिए, क्योंकि ये आंसर गलत है। 8 नोड्स नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से देखते। अभी हुआ क्या, हमने ये जो वायर है, ये जो लाइन है, इसको भी एज अ ब्रांच ले लिया, लेकिन ये ब्रांच नहीं है, दिस इज सिंगल वायर। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स कोई एक वायर से जोड़ दिए तो वो दो पॉइंट्स सेम हो जाते। इसका मतलब ये नोड और ये नोड सेम ही है। ठीक है, अब अगर इस कंसेप्ट को लेके हम नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, फिर से सर्किट बनाते हैं। ठीक है, ये हमने सर्किट बनाया, सेम सर्किट था। अब इसमें अभी जो हमने कंसेप्ट देखा उसके बेसिस पे नोड्स निकालते। ये एक नोड हो गया 1, ये एक दूसरा नोड हो गया 2, ये एक नोड हो गया 3। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये एक सिंगल नोड है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पार्ट एक ही वायर से जोड़ दिया गया है। सो दिस इज सिंगल नोड। ठीक है, तो अभी तक टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए? 3। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। क्या इनको भी हम नोड्स, डिफरेंट नोड्स कंसीडर करें? नहीं, क्योंकि ये 2 नंबर नोड के साथ डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड। ठीक है, डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, तो ये वाला भी, ये पूरा एक सिंगल नोड कहलाएगा। ये पूरा भी एक सिंगल नोड है। तो टोटल नोड्स है कितने इसमें? टोटल नोड्स सिर्फ 3 है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, नोडल एनालिसिस में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, कौन से नोड्स डिफरेंट है, ये मालूम होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये नोड और ये नोड सेम है तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा, इससे एनालिसिस जल्दी होगा। नो डाउट आप डिफरेंट लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर यही बताएगा कि ये दोनों वोल्टेज सेम है, लेकिन हमको मालूम है कि ये सिर्फ एक वायर से कनेक्टेड है, तो ये दोनों नोड मिलके एक सिंगल नोड हो गया। और वैसे भी ये वायर से कनेक्टेड है, तो ये तीनों पॉइंट्स मिला के एक सिंगल नोड हो गया। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू 3। ठीक है, सिर्फ 3 नोड्स हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, आगे नोडल एनालिसिस में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो देखने वाले हैं हम, वो है लूप्स। ठीक है, लूप्स क्या है? लूप्स एकदम सिंपल है। क्या? इट इज अ क्लोज्ड पाथ
इन अ सर्किट। ठीक है, इट इज द क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट। ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ है। अगेन सेम वाला सर्किट लेते हैं। यही सर्किट हम यूज कर रहे हैं ताकि आपको एनालॉजी के लिए इजी हो। एक ही सर्किट के बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन निकाल पाए। ठीक है, अब मुझे इसमें लूप्स चाहिए। ठीक है, लूप्स क्या है? क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। तो अगर मैं इसको एक पाथ कंसीडर करूं, ये एक पाथ हो गया, लूप 1। ठीक है, नेक्स्ट ये लूप 2, नेक्स्ट लूप 3। ये 3 लूप हो गए। क्या और कोई लूप है? ये देखो, लूप 4। ठीक है, ये लूप 5। ठीक है, ये यहां से लेकर ऐसा, ये वाला लूप। ठीक है, और कोई लूप है। ये पूरा पूरा बाहर से जो लूप है, ये वाला, ये है लूप 6। ये सब इस सर्किट के, इस नेटवर्क के क्लोज्ड पाथ है। तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हुए? 6। 6 लूप्स है इसमें, इसमें 6 लूप्स है। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है इंडिपेंडेंट लूप्स का। इसमें इंडिपेंडेंट लूप्स होते, इंडिपेंडेंट लूप्स। इंडिपेंडेंट लूप्स क्या होते? ऐसे लूप जिसमें एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो या एक ऐसी ब्रांच हो जो किसी और लूप में नहीं आई हो। ठीक है, a loop which has at least one element which is not in any other loop। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें, लूप which has at least one branch या एलिमेंट that is not in other loop, ऐसे लूप को बोलते हैं इंडिपेंडेंट लूप। तो क्या हम इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स निकाल सकते हैं? ट्राई करते हैं।
मैं चाहता हूं आप वीडियो पॉज करें और इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स निकालें। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स निकाले होंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको लूप 1 कंसीडर करूं, लूप 1, ठीक है, इसको यहां नहीं लिखते हैं कन्वीनियंस के लिए। लूप 1, ठीक है, ग्रीन कलर से बनाया है वो लूप 1। ठीक है, अब एक और लूप कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये वाला जो एलिमेंट है ये ग्रीन वाले लूप में भी आया था, ब्लू वाले लूप में भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट ग्रीन वाले लूप में भी आया, ब्लू वाले में भी आ रहा है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये सिर्फ ब्लू वाले लूप में आया। तो ऐसे ही लूप्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट लूप्स। एटलीस्ट एक, कम से कम एक लूप होना चाहिए, कम से कम एक ब्रांच होनी चाहिए जो किसी और लूप में ना हो। तो ये जो ब्रांच है ये किसी और लूप में नहीं है। ठीक है, तो लूप 2, ठीक है, लूप 2 को हमने ऐसे डिफाइन किया कि ये वाली जो ब्रांच है ये किसी में भी नहीं है। ठीक है, अगर एक और लूप डिफाइन करूं मैं ऐसा, ये बाहर वाला पूरा, इसको कहता हूं लूप 3। ठीक है, अब अगर बाहर वाले लूप को देखूं, ये वाला एलिमेंट आता है, ये वाला एलिमेंट भी आता है, ये दो एलिमेंट तो बाकी दो लूप्स में भी कॉमन है, तो क्या इसको इंडिपेंडेंट कह दे? हाँ, क्योंकि ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, ये जो एलिमेंट है वो बाकी दोनों लूप्स में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है इंडिपेंडेंट लूप्स का। तो इसमें टोटल इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हैं? इसमें टोटल इंडिपेंडेंट लूप्स है 3। 3 is number of independent loops. इन तीनों लूप्स के अलावा आप कोई और लूप ले लीजिए, क्योंकि हमारे 6 लूप्स थे, हमने कैलकुलेट किए थे। अब जो बचे 3 लूप है वो कैसे होंगे, एक एग्जांपल के तौर पे देखते। ये वाला लूप लेंगे कुछ ऐसा। अब अगर हम देखें तो ये जो लूप है इसमें ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है वो ब्लू वाले लूप में कंसीडर हो गया है और ये वाला एलिमेंट ग्रीन वाले लूप में कंसीडर हो गया है। तो इस रेड वाले लूप में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दूसरे लूप में ना हो, तो इस रेड वाले लूप को हम इंडिपेंडेंट लूप नहीं बोलेंगे। इसके अलावा और जो बाकी 2 लूप है आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट लूप नहीं बनेगा। ये 3 ही लूप इंडिपेंडेंट लूप बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स 3 हो गए। अब एक इंटरेस्टिंग बात, रिलेशनशिप among
ब्रांचेस, लूप्स एंड नोड्स। ठीक है, इस किसी भी नेटवर्क में नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है? B इज इक्वल टू L प्लस n माइनस वन, L प्लस n माइनस वन। ठीक है, इसमें B इज नंबर ऑफ ब्रांचेस, L इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स, सिर्फ लूप्स नहीं, इंडिपेंडेंट लूप्स। हमने देखे थे इंडिपेंडेंट लूप्स क्या है। ठीक है, सो L इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। इसके बाद N इज नंबर ऑफ नोड्स, और हमने देखा था कि कौन से नोड्स को हम एक सिंगल नोड में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। कौन से नोड्स को अगर दो पॉइंट्स वायर से जोड़ दिए तो वो दोनों पॉइंट सेम हो गए। ठीक है, तो N इज नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, फॉर अ सर्किट, फॉर अ सर्किट। ठीक है, तो क्या ये इस नेटवर्क के लिए वैलिड है? देखते हैं। इस नेटवर्क में ब्रांचेस कितने हैं? ब्रांचेस हमने कैलकुलेट की थी 1 2 3 4 5 ब्रांचेस। नोड्स कितने थे? नोड्स 1 2 और ये पूरा मिला के 3 था, ये पूरा मिला के 2 था, तो नंबर ऑफ नोड्स 2। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स, ये कितने थे? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स थे 3। ठीक है, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखते हैं। L कितना है? L है 3 और N भी है। अच्छा, N 3 था नहीं, 1 2 and 3। ठीक है, L है 3, N है 3 माइनस 1, ये हुआ 5। ये क्या हुए? ब्रांचेस। क्या इतने ही ब्रांचेस थे? हाँ, 5 नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो ये किसी भी नेटवर्क को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, B इज इक्वल टू L प्लस n माइनस 1। एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें नोड्स निकालने हैं। नोड्स, लूप्स, और ये कैसे? इंडिपेंडेंट लूप्स। ठीक है, एंड ब्रांचेस। एंड आपको चेक करना है
कि क्या ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो इजी होता है, क्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या होता है, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टू टर्मिनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ब्रांचेस कितने हुए, ब्रांचेस 6। ठीक है, अब इसमें नोड्स देखते, 1 2 3 4, 4 नोड्स है इसमें, नोड्स इक्वल टू 4। अब बारी आती है लूप्स की। ठीक है, ध्यान से देखना मैं लूप्स को कैसे मार्क कर रहा हूं, और ये सभी लूप्स इंडिपेंडेंट हो गए। 4 5 6 मिला के एक लूप। ठीक है, लूप 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट लूप 1 2 4, लूप 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट लूप 2 3 5, लूप 2 3 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन लूप्स में एटलीस्ट 1 एलिमेंट है जो किसी और लूप में लाए नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे 4 हो गया, 4 जो है वो इस लूप में भी है, 5 जो है वो इस लूप में भी है, लेकिन 6 किसी और लूप में नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट हुआ, ये भी इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि 1 किसी और लूप में नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि 3 किसी और लूप में नहीं है। तो ये 3 हो गए इंडिपेंडेंट लूप्स। इंडिपेंडेंट लूप्स इक्वल टू 3। क्या ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। ब्रांचेस इज इक्वल टू लूप्स, लूप प्लस नोड्स माइनस 1। इंडिपेंडेंट लूप्स 3 प्लस नोड्स 4 माइनस 1, ये आ गया 6। और यही आए थे हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, आपको आई होप अच्छे से ब्रांचेस, नोड्स और लूप्स के बारे में अच्छा खासा कंसेप्ट आ गया होगा। नोड्स कौन से डिफरेंट होते हैं ये आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है सीरीज और पैरेलल का, ये मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, सीरीज। अब अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स ऐसे कनेक्टेड है जैसे दोनों एलिमेंट्स का एटलीस्ट 1 टर्मिनल, जो एक टर्मिनल है वो सेम नोड है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, अगर इसका एक नोड और ये दोनों सेम हो एंड दोनों में से करंट सेम फ्लो हो रहा हो, तो ये दोनों एलिमेंट्स सीरीज में होते हैं। ठीक है,
exactly one node in common and same current flows. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल में देखें, ये अगर इस एग्जांपल में देखें तो ये एलिमेंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जिसको ये नोड कॉमन है, लेकिन इसमें करंट सेम फ्लो नहीं हो रहा है। अगर वो करंट यहां से आता है तो यहां जाने वाला करंट कुछ और होगा, यहां जाने वाला करंट कुछ और होगा। ये हम केसीएल में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो पार्ट है बेसिक लॉस का, केसीएल एंड केवीएल, उसमें देखेंगे। लेकिन ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट का अगेन नोड सेम है एंड करंट भी सेम फ्लो हो रहा है। तो इसको नाम दू ए, इसको नाम दू बी। सो ए एंड बी आर इन सीरीज, ठीक है, ए एंड बी आर इन सीरीज। इसी तरह पैरेलल का केस देखते हैं। पैरेलल, अगर कोई दो एलिमेंट्स के दोनों जो नोड्स है वो सेम हो, यानी अगर मेरे पास ऐसा कोई एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, लेकिन इसका ये नोड एंड ये नोड सेम हो, वायर से ज्वाइन किया है, मतलब वो दोनों नोड सेम होंगे। वैसे ही ये नोड एंड ये नोड सेम हो, दोनों नोड सेम होने चाहिए, तभी वो पैरेलल में होंगे, ठीक है। अगेन अगर हम प्रीवियस एग्जांपल लें, ये वाला, अगर हम गौर से देखें किसको, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी एंड एलिमेंट ई, ये तीन एलिमेंट्स को अच्छे से देखें तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सी डी और ई के सेम है एंड ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट सी डी ई और के सेम है। इसका मतलब सी डी ई आर इन पैरेलल, ठीक है। ये पॉइंट सेम होना चाहिए, ये पॉइंट सेम होना चाहिए, दोनों नोड्स एक एलिमेंट के सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज का बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा एंड सीरीज और पैरेलल का भी अच्छे से विजुअलाइजेशन हुआ होगा। सीरीज और पैरेलल हम और आगे देखते रहेंगे, ठीक है। नोड्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो हमको आगे काम आते रहेगी, ठीक है।
तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू।